नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हरियाणा में कहा कि हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली और पंजाब ने मौका दिया तो हालात बदल कर दिखा दिए। अब हरियाणा वाले भी परिवर्तन के लिए एक मौका दें। हरियाणा के सरकारी स्कूल भी शानदार हो सकते हैं और प्राइवेट स्कूलों को फीस को बढ़ने से रोका जा सकता है। बिजली के बिल 0 से हो सकते हैं। सरकारी अस्पताल शानदार हो सकते हैं। हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा में पैदा हुए, एक छोटे से गांव से निकल के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के लोगों ने आपके गांव के बेटे को मौका दिया, हरियाणा के बेटे को मौका दिया, तो उन्होंने दिल्ली में जाके कमाल कर दिया। दिल्ली के स्कूल ऐसे करके दिखा दिए। ये सारी राजनीतिक पार्टियां कहती थी कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते, सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल अच्छे करके दिखा दिए, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे करके दिखा दिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के पढ़ाएं। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया तो वहां के सरकारी अस्पताल शानदार हो गए, मोहल्ला क्लिनिक बन गए। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया तो वहां लोगों के बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। लाखों घरों में बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, केवल देश में केजरीवाल जी की वजह से दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो दिल्ली में आज देश में सबसे कम महंगाई हो गई है, दिल्ली की महंगाई। ये केजरीवाल जी ने, आपके बेटे ने दिल्ली में करके दिखाया जब दिल्ली के लोगों ने उनको मौका दिया। केजरीवाल जी को पंजाब के लोगों ने मौका दिया, मान साहब को वहां का मुख्यमंत्री बनाया तो वहां भी लाखों लोगों के बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। शानदार सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। वहां भी सरकारी स्कूल शानदार हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी जा रही। आज पूरे देश में लोग दुखी है प्राइवेट स्कूलों की फीस से, लेकिन दिल्ली और पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ती है ज्यादा। तो आपसे यही अनुरोध करने आया हूं कि अब की बार चुनाव में एक मौका अपने बच्चों के स्कूलों को दीजिए। इस बार चुनाव में एक मौका अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए अच्छे अस्पताल को दीजिए। इस बार एक मौका नौकरियों के लिए दीजिए। इस बार एक मौका 0 बिजली बिल के लिए दीजिए, सस्ती बिजली के लिए दीजिए। चुनाव में मौका केजरीवाल जी को दीजिए, अपने लाल केजरीवाल जी को दीजिए। उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, अब हरियाणा में भी करके दिखाएंगे कि कैसे सरकारी स्कूल भी हरियाणा के हर एक बच्चे के लिए शानदार हो सकते हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस को बढ़ने से रोका जा सकता है। कैसे शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, सरकारी अस्पताल कैसे शानदार हो सकते हैं, बिजली के बिल हरियाणा में भी कैसे 0 हो सकते हैं, ये केजरीवाल जी करके दिखाएंगे। युवाओं को नौकरियां कैसे मिल सकती हैं और महंगाई पर रोक जैसे दिल्ली में लगी कैसे हरियाणा में भी लग सकती है, ये केजरीवाल जी करके दिखाएंगे। केजरीवाल जी की इन 5 गारंटियों को लेकर मैं आपके बीच आया हूं। आपसे सबसे, दुकान वाले भाइयों से, खरीदने वाले भाइयों से, रास्ते में आने जाने वाले भाइयों बहनों से, मार्केट में, सबसे यही अनुरोध है कि इस बार झाड़ू पे बटन दबा के केजरीवाल जी को मौका दीजिए। दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है, हरियाणा में भी मौका मिलेगा, करके दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5 तारीख को वेतन और 10 तारीख को पेंशन कर्मचारियों को मिल जाएगी। हिमाचल की वित्तीय परिस्थिति पिछले 2 दशकों से ठीक नहीं है। समय समय पर हमने लोन भी लिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाकर पहल की है। उस पर मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि 5 तारीख को जो है वो सैलरीज प्रदेश के सभी कर्मचारियों को मिल जाएगी और 10 तारीख को जो है वो पेंशन रिलीज़ हो जाएगी। उसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया है कि कुछ परसेंटेज उसमें जो है इंटरेस्ट लगता है, जिसकी वजह से सालाना हमको 36 करोड़ का और महीने का करीबन 3 करोड़ का जो है वो घाटा हो रहा था। उस दृष्टि से इस निर्णय को लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल आज से नहीं मगर कई समय से, पिछले करीबन 2-2.5 दशकों से प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति ठीक नहीं है और समय समय पर हमने लोन्स भी लिए हैं। समय समय पर हमको एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से सहयोग भी मिला है। केंद्र सरकार से भी समय समय पर, चाहे वाजपेयी साहब की सरकार रही, चाहे पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार रही, उसमें भी बहुत से बड़े बड़े वित्तीय पैकेजेस प्रदेश को मिले हैं। इंडस्ट्रियल पैकेज प्रदेश को मिला, जिसकी वजह से
हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़े स्तर पर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई है, मगर आज निश्चित तौर से एक फाइनेंशियल संकट थोड़ा सा प्रदेश में ज़रूर है, और ख़ास करके जो हमारा रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स प्रदेश की कटी है उससे भी हमको नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले करीबन 12,000 करोड़ रुपए मिलता था। अब 15वें वित्त आयोग के सिफारिश की वजह से वो मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह जाएगा। वैसे ही जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर भी कैप लगाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्रदेश में ये समस्याएं हैं, मगर उसके लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। हमें ये भी देखना है, हमारी आबकारी नीति से हमको कई 100 करोड़ रुपए का फ़ायदा भी हुआ है। वाटर सेस प्रदेश के अंदर लगाया गया है, और आज ही एक नया जो है वो बिल विधानसभा में अभी पारित होने वाला है कुछ ही समय में, जो हमारे भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए, ये भी मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि भांग की खेती केवल नशे के लिए नहीं है, वो तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, मगर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, आपके जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, और हमारे फैब्रिक्स के लिए, कपड़े बनाने के लिए, और भी कई चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और निश्चित तौर से अगर इसको लीगलाइज तरीके से प्रदेश में उगाया जाएगा, जैसे और राज्यों में भी उगाया जा रहा है और मुल्कों में भी किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे प्रदेश की आमदनी में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा और प्रदेश का व्यवसाय बढ़ेगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। हम ये समझना चाहेंगे, जो सैलरीज की बात की गई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मुख्यमंत्री ने बात की है, ये लॉन्ग टर्म होने वाला है या शॉर्ट टर्म रहेगा जो क्राइसिस? देखिए, कुछ तो ऐसा है जो रिकरिंग है, मैंने जैसे कहा कि पिछले 2-2.5 दशकों से चल रहा है, बट इस पर मजबूत कदम लेना मुख्यमंत्री जी ने इस पर पहल करी है, और वैसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स भी लिए हैं, चाहे वो बिजली से संबंधित है, सब्सिडी से संबंधित है, चाहे वो बसों में फ्री ट्रैवल ऐसे लोगों को था जो उसको अफोर्ड कर सकते थे। वैसे ही हेल्थ केयर में हिम केयर योजना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बंद करी गई है, हालांकि डायलिसिस के लिए उसको शुरू रखा गया है, बहुत क्रिटिकल इल पेशेंट्स हैं उनके लिए शुरू रखा गया है, और हमारे गवर्नमेंट अस्पतालों में उनको शुरू रखा गया है। तो उसको वेवरिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि क्रीमी लेयर्स जो प्रदेश के अंदर है, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनका इनकम टैक्स स्लैब्स 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख रुपए एनुअल है, वो जिसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनको इस दायरे से बाहर निकालने से भी करोड़ों रुपए का सरकार को बचत हो रही है। तो इन सब चीज़ों से हमको हाथ दृष्टि से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पर जैसा मैंने कहा कि जब हमको सत्ता मिली वर्तमान में, तो करीबन 85,000 करोड़ रुपए का ऋण उस समय हमारी सरकार के ऊपर था, और वैसे ही जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी पूर्व सरकार ने वीरभद्र सिंह जी के समय में, उस समय करीबन 45,000 करोड़ रुपए का ऋण सरकार के ऊपर था। उसके पहले जब धूमल साहब ने सत्ता छोड़ी थी तो वैसे ही करीबन 30-35,000 करोड़ का ऋण सरकार के ऊपर था। तो लगातार ये ऋण बढ़ता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर राजनीति कम होनी चाहिए। ये चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, सबको इसके बारे में चिंतन मंथन करना चाहिए कि कैसे हम प्रदेश को, जो ये डेट ट्रैप है, इससे कैसे बाहर निकालना है, इसके ऊपर मंथन होना चाहिए, और प्रदेश को वापस प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए हमको सबको प्रयास करना चाहिए। एमएलएज पर्क्स एंड सैलरीज को लेकर एक बिल लाया गया जो पास भी किया गया है। ओपोजिशन कह रहा है बदले की भावना से लाया गया, कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करी है कि जो पीछे पूरा घटनाक्रम हुआ, उस तरीके का घटनाक्रम भविष्य में ना हो हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके लिए एक डेटरेंट है। उसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि इस तरीके की सुविधाएं उनको नहीं मिलनी चाहिए जो पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, या जिन सिंबल के ऊपर चुनाव जो है इलेक्ट किया गया और बाद में किसी न किसी कारण से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, उस चीज़ को एक संदेश देने के लिए इस चीज़ को लाया गया है। इसका कोई इलविल नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा के साथ इसको नहीं लाया गया है, मगर आने वाले समय में इस तरीके की राजनीति हिमाचल के अंदर ना हो, उसके लिए इसको उस प्रयास में इस बिल को हमको देखने की आवश्यकता है। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भाजपा नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व का आभारी हूं कि मुझे फिर से बादली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। जनता ने लगातार 10 वर्षों का काम देखा है, मुझे घोषणा पत्र बनाने का काम भी मिला। बादली विधानसभा की दोबारा जिम्मेवारी मिली है, आपको क्या कहेंगे? आभारी हूँ पार्टी के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और
मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के संगठन का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ये दायित्व सौंपा है और बादली की जनता का भी आभारी हूँ कि उनके प्यार और जो है स्नेह के कारण ही ये बादली का प्रतिनिधि बनने का फिर से मुझे जो है मौका दिया गया। इस मुद्दों पर हरियाणा में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि हुड्डा साहब दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं। देखिए, हर पार्टी जो चुनाव में जाती है इस प्रकार के दावे तो करती है। हुड्डा साहब तो 14 में भी नंबर 1 हरियाणा के साथ आगे बढ़े हुए थे, फिर 19 में भी बढ़े हुए थे, अब 24 में भी वो उस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी तीसरी बार। जनता के लिए क्या कहना? जनता ने लगातार 10 वर्षों का काम देखा है और अब हमारे पास एक नौजवान, अच्छा, हंसमुख, स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री है और बड़े खुले दिल के साथ जो है काम कर रहा है और जनता को पसंद भी आ रही है ये बातें। तो इसलिए अब जनता पूरी तरह से ये चाहती है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिले। जनता का आशीर्वाद, बहुत सारे काम हमने ऐसे किए हैं जो कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी। जैसे सभी फसलों की खरीद हमने शुरू की, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देना हमने शुरू किया, 12,000 करोड़ रुपया कंपनसेशन का, डिजास्टर मैनेजमेंट का और जो है फसल बीमा का हमने दिया है। हमारी सरकार ने जो है वो इतनी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है कि जो इससे पहले किसी भी सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के डायरेक्ट नौकरी देने का काम आम गरीब परिवारों को जिस प्रकार से मिला है, घर बैठे चीज़ें हो जाएं, उम्र हो जाए तो पेंशन मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से की हैं। पशुओं का बीमा ये हमारी सरकार ने शुरू किया, पशुधन का, उस प्रकार से कोई दिक्कत आ जाए तो आप एक एक चीज़ देखेंगे तो इतनी लंबी सूची है। मुझे अभी भी घोषणा पत्र बनाने का काम भी मुझे है, जो अभी के काम है रह गए हैं उनको आगे करेंगे। एक भाजपा को छोड़कर सभी दलें गठबंधन के साथ लट गए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का गठबंधन की सूचना है, किस तरह देखते हैं अभी सूचना? देखिए, ये पहले भी मिलकर आए थे, दिल्ली में भी मिले थे, मैं तो वहाँ धूल चटा के आया हूँ, साथ की साथ जीते जीते हैं। ये आप और कांग्रेस ने वहाँ गठबंधन किया था और वहाँ इनका सुपड़ा साफ हो गया लोकसभा में, साथ की साथ सीटें बीजेपी जीती है। यहाँ भी ये आए थे तो आप इनका हाल, आप पार्टी का आपने देखा, जो पानी नहीं देता ना हरियाणा का आदमी उसको पसंद नहीं करता। एसवाईएल ने नाट के लोग इनने वोटा नाट के, इनने वोट आप पार्टी ने वोट को नहीं मिले, जीत भी जाएंगे ओड़े इनने लोग नाट जाएंगे, इनका नहीं खुलता खाता है। सर, एक युवा है संजय कबलाना, वो भी बीजेपी में शामिल आपने करवाया है, 28,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने ली थी। लगता है धनखड़ जी के लिए अब की बार ज़्यादा रहेगी आसान जी? देखिए, जनता का आशीर्वाद मिले, भाइयों का आशीर्वाद मिलेगा, ये तो है ही। संजय कबलाना बेरी से टिकट मिला है पार्टी का, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कप्तान प्रधाना जी को जो है जज्जर से टिकट मिला है, वहाँ से प्रत्याशी हैं। दिनेश शर्मा जो है बहादुरगढ़ से प्रत्याशी हैं। अच्छे कैंडिडेटों का चयन उस प्रकार से हुआ है, मैं सबको बधाई देता हूँ और अच्छी लड़ाई यहाँ जो है जज्जर जिले में लड़ेंगे और इस बार हम सभी सीटों पर जो है विजयी होकर आएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसे ही मुख्यमंत्री बनाएगी। कौन कितनी सीटें जीत रहा है ये बाद में तय होगा, लेकिन ये तय है कि एमवीए को बहुमत मिल रहा है। हमारा पहला काम है इस भ्रष्ट सरकार को हटाना, उसके बाद हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी कभी भी चर्चा कर सकते हैं। जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसको मुख्यमंत्री बनाएगी। बात ऐसी है, पवार साहब की बात 100% ठीक है। 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी है, कौन कितनी सीटें जीतता है बाद में तय किया जाएगा, लेकिन हमको बहुमत मिल रहा है महाविकास आघाड़ी को और हमारा सबसे पहला काम है ये भ्रष्ट सरकार को हटाना। हम मुख्यमंत्री के बारे में कभी भी चर्चा कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब सरकार को देना चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का जो दुरुपयोग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। बुलडोजर तभी चल सकता है जब किसी कोर्ट का आदेश हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जोगी पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोगों के राइट्स जो हैं, लोगों की हक हुकूक जो है वो छीने जा रहे हैं और कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कास्ट के कोई आधार पर तबादले होंगे। बुलडोजर का हाल देखा लोगों ने क्या से है, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या मुख्यमंत्री का हालिया मकान
ठीक बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, बुलडोजर जैसी क्षमता चाहिए और प्रतिज्ञा चाहिए, वही बुलडोजर चला सकता है। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, चाहे बुलडोजर का हो, चाहे कानून व्यवस्था पर हो, चाहे जाति पर आधारित स्थानांतरण का हो, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मैं जरूर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बुलडोजर का जो दुरुपयोग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। बुलडोजर तभी चल सकता है जब किसी कोर्ट का आदेश हो, सारे नियमों का पालन हुआ हो, सारी औपचारिकताएं हों, तभी किसी का घर गिराना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के दौरे के बाद 2 दिन की यात्रा पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने डिनर भी किया, जिसे प्रधानमंत्री वोंग ने पीएम मोदी के सम्मान में होस्ट किया। जगदीप धनखड़ ने बुधवार को संसद भवन में नवनिर्वाचित सदस्यों को राज्यसभा सांसदों के रूप में शपथ दिलाई। राज्यसभा सांसद की शपथ लेने वालों में कांग्रेस नेता व वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा की किरण चौधरी शामिल हैं। सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने बुधवार को उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन लगभग तय है। इस बीच आए एक सर्वे में जो नतीजे आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। बीजेपी को इससे काफी झटका लग सकता है। इस वीडियो को देखकर आपको कुछ याद तो जरूर आया होगा। वीडियो में आपने अभी उन बुजुर्गों को देखा जिसने चलती ट्रेन में कुछ दिनों पहले एक साथ कई युवकों ने बुरी तरह से मारपीट और गाली गलौज की थी, जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में उनसे मुलाकात करने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गड्डी पहुंचे हैं, जहां सांसद ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि हम सब आपके साथ और आपको कुछ नहीं होगा, और ये भी कहा कि हम आपकी हर तरह से मदद करने पर तैयार हैं। देश के नामी पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों और शिक्षाविदों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट से केंद्र सरकार को ये निर्देश देने की गुहार लगाई है कि वे इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करें और नए लाइसेंस नहीं दें। इसके साथ ही ये भी मांग की गई है कि गाजा युद्ध के लिए सप्लाई किए जा रहे युद्ध सामग्रियों के निर्यात पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया जाए। 11 लोगों द्वारा दायर इस जनहित याचिका में कहा गया कि भारत को गाजा में युद्ध के लिए इजराइल को सैन्य सहायता तुरंत निलंबित कर देनी चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि सैन्य हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति नरसंहार सम्मेलन का उल्लंघन है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।